बिना ड्राइवर वाली ऐसी कारें तकनीक पसंद सैन फ्रांसिस्को में आम है। तब भी यहाँ बहस छिड़ी है कि क्या ये शहर इनके लिए तैयार है और क्या इन कारों को यहाँ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस तकनीक में खामियां नहीं हैं। ये कारें हमेशा वहाँ इंतजार करती नहीं मिलेंगी जहाँ उन्हें होना चाहिए। इनकी ये आदत भी है कि उलझन होने पर रुक जाती हैं और ट्रैफिक जाम कर देती हैं। आम ड्राइवरों को होने वाली असुविधा अलग है, लेकिन आपात सेवाओं का प्रभावित होना मायने रखता है। लोगों की राय इस बारे में बटी है कि क्या ड्राइवरलेस गाड़ियों को 24 घंटे सवारी लेने की अनुमति होनी चाहिए या फिर कम अवधि में टेस्ट राइडर्स ही उनमें बैठें। कंपनियों का दावा है कि इन कारों से कम हादसे होंगे। वायमो और क्रूज जैसी रोबो टैक्सी कंपनियां कहती हैं कि ड्राइवरों को हटाने से यात्री परिवहन ज्यादा सुरक्षित होगा, क्योंकि गाड़ी चलाते हुए इंसान थक जाते हैं, शराब पिए होते हैं या उनका ध्यान भटकता है। कैलिफोर्निया पब्लिक यूटिलिटीज कमीशन ने रोबो टैक्सियों पर फैसला करने से पहले इसके पक्ष और विपक्ष में विस्तार से लोगों के तर्क सुने। आखिर में उसने वायमो और क्रूज को हरी झंडी दी और विरोधियों को लाल बत्ती, खासकर पारंपरिक टैक्सी ड्राइवरों को। हम यहाँ रोबो टैक्सियों का विरोध करने आए हैं। वो खतरा हैं, कभी भी रुक जाती हैं, कई बार कानून तोड़ चुकी हैं, वो सिग्नल किसी और तरफ का देती हैं और कहीं और मुड़ जाती हैं। लेकिन कुछ लोग इस फैसले से खुश हैं। शैरन जियोविनाज़ो टेस्ट राइडर हैं। उनके संगठन की वायमो से साझेदारी है। वो कहती हैं कि बतौर दृष्टिहीन किसी ड्राइवर के न होने का मतलब है कि कोई उनसे भेदभाव नहीं कर पाएगा। मुझे कुछ नहीं दिखता। मैं बिल्कुल दृष्टिहीन हूँ। मैं 23 साल से इसी हाल में हूँ। मुझे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है और इसने मेरे ऑप्टिक नर्व्स को बाधित कर दिया। चूंकि रास्ता दिखाने के लिए मेरे साथ एक कुत्ता होता है, तो टैक्सियों और राइड शेयरिंग सेवाओं के साथ मेरा ये अनुभव है कि वो मुझे देखकर राइड कैंसिल कर देते हैं। वो अपनी कार में कुत्ते को नहीं ले जाना चाहते हैं। रोबो टैक्सी में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसमें कोई ड्राइवर नहीं होता। वो कहती हैं कि कार के कैमरे इंसानों से बेहतर देख पाते हैं। अगर आप दृष्टिहीन हो और एकाएक रुकना पड़े, तो आपको महसूस होता है कि लोग अचानक रास्ता बदल रहे हैं और हॉर्न बजा रहे हैं। आप नहीं देख सकते कि हो क्या रहा है। ये डरावना है। रोबो टैक्सियों में बैठकर मुझे कभी ऐसे डर नहीं लगा। लेकिन रोबो टैक्सी विरोधी समूह सेफ स्ट्रीट रिबेल के मुताबिक इस फैसले ने सैन फ्रांसिस्को के लोगों की अनदेखी की है। ये समूह ट्रैफिक कोन लगाकर वायमो और क्रूज कारों का सेंसर ब्लॉक कर देता है। इसीलिए ये एक्टिविस्ट पहचान छिपाने की शर्त पर हमसे बात करता है। वायमो ने तोड़-फोड़ के आरोपों में केस करने की चेतावनी दी थी। इस बारे में हम पूरे यकीन से कह सकते हैं कि हुड पर कोन लगाने से तोड़-फोड़ का केस नहीं बनता। लेकिन हम गिनती के लोग हैं और उनके पास एक बड़ी कंपनी का समर्थन है, काफी पैसा है और वो अदालत जाने को भी तैयार हैं। वो ये भी कहते हैं कि कारों को बेहतर बनाने के लिए जो अनुभव चाहिए उसकी कीमत लोग चुकाते हैं। मेरे ख्याल से एक खास तरह के डेटा की बहुत जरूरत है, जो कि ठोस आधार पर बताए कि ये सुरक्षित है या नहीं, और उसके लिए इकलौता रास्ता है इस तरह का प्रयोग। हमें ये पसंद नहीं है। इस प्रयोग के लिए शहर के निवासियों के तौर पर हमारी सहमति नहीं ली गई। एक और रात, एक और राइड। कंसल्टेंट मारियो हेरगर इस तकनीक के समर्थक हैं, लेकिन वो मानते हैं कि अभी इसमें कई कमियां हैं। मैंने औरों से भी सुना है और वीडियो में भी देखा है कि जो लोग कार में बैठकर जा रहे हैं उन पर हमले हो रहे हैं। इसका मतलब है कि कोई सेंसरों पर खाली डिब्बे फेंकता है, कोई विंडशील्ड के हुड पर पिज्जा के खाली डब्बे फेंक देता है और फिर कार रुक जाती है। तो ऐसे मौकों पर जब किसी कार पर हमला हो रहा हो, तब मैं ऐसी कार चाहूंगा जो मुझे उस इलाके से सुरक्षित जगह पर ले जाए और उपद्रव के बीच ना रुके। इस तकनीक को आजमा रहे सभी शहरों के लिए एक सवाल है, किस बिंदु पर आकर समाज को ये तय करना चाहिए कि कुछ खराबियों वाली तकनीक भी इतनी सुरक्षित है कि बड़े स्तर पर लागू की जा सकती है, और इसके फायदे क्या हैं, जो संभावित नुकसानों पर भारी पड़ते हैं।
आमतौर पर इनोवेशन के 3 चरण होते हैं। पहला चरण वो जब किसी आइडिया या नई खोज को बेकार बताकर उसकी खिल्ली उड़ाई जाती है। दूसरे चरण में लोगों को महसूस होता है कि अरे ये तो टिकने वाला है, हमें लड़ना होगा क्योंकि इससे हमारी नौकरियों को खतरा है, हमारे जीने के तरीके पर जोखिम है। तीसरे चरण में तकनीक चालू हो जाती है, सब उसे स्वीकार कर लेते हैं। धीरे धीरे हर कोई चालक रहित कारों को स्वीकार करेगा या नहीं, इस पर बहस अभी होती रहेगी। लेकिन कैलिफोर्निया प्रशासन ने सैन फ्रांसिस्को के निवासियों के लिए यही राह चुनी है और इसके जो भी असर होंगे उन्हें लोगों को स्वीकार करना होगा।